साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अनियमित कर्मचारियों के प्रकार के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि कितने प्रकार के अनियमित कर्मचारी होते हैं, किन के लिए नियमितीकरण स्थायीकरण संभव है और जिनके लिए नियमितीकरण स्थायीकरण संभव नहीं है वे अपने लिए किस प्रकार की मांग कर सकते हैं। सभी 30 प्रकार के अनियमित कर्मचारी और उन 30 प्रकारों में भी जितने प्रकार के जो कर्मचारी हैं उसके वर्गीकरण के बारे में विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ताकि आपको जो जानकारी है अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जो जानकारी है लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके 30 अलग अलग प्रकार हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार में आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं तब तक आप अपने लिए उचित मांग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कर्मचारियों के प्रकार जानना जरूरी है, फिर उसके अनुसार आप अपने लिए उचित मांग शासन के समक्ष रख सकते हैं और तभी आपका नियमितीकरण स्थायीकरण या संविलियन संभव हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको अनियमित कर्मचारियों के 30 प्रकारों के बारे में जानकारी दे देता हूं कि कितने प्रकार के कर्मचारी हैं, उनके वर्गीकरण के आधार पर उनको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्टर दर पूर्णकालीन राज्य शासन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में। तो इनके लिए नियुक्ति पत्र धारक रिक्त पद पर पदस्थ होना अनिवार्य है। कोर्ट उमा देवी 2006 के अनुसार नियमितीकरण की ये पात्रता रखते हैं। आगे बात करते हैं कलेक्टर दर अंशकालीन राज्य शासन, कलेक्टर दर मानदेय राज्य शासन, कलेक्टर दर जॉब दर राज्य शासन। ये 3 प्रकार के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र धारक रिक्त पद पर पदस्थ होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट उमा देवी 2006 में जग्गो 2024 नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। आगे बात करते हैं कलेक्टर दर पूर्णकालीन केंद्रीय योजना, कलेक्टर दर अंशकालीन केंद्रीय योजना, कलेक्टर दर मानदेय केंद्रीय योजना, कलेक्टर दर जॉब दर केंद्रीय योजना। ये 4 अलग प्रकार हैं। इन प्रकारों के कार्यरत कर्मचारी न्यायालय में मुकदमा लगाएं या फिर जिन प्रकारों के लिए नियमितीकरण स्थायीकरण निर्णय हुए हैं उन प्रकारों में अपने प्रकार की बदलाव की मांग बारीक कमेटी में सदस्य बनकर ये रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं श्रमायुक्त दर श्रमिकों के बारे में कि इनके कितने प्रकार हैं। तो श्रमायुक्त दर पूर्णकालीन राज्य शासन, जबलपुर उच्च न्यायालय स्थायीकरण 2024 बिना नियुक्ति पत्र बिना रिक्त पद, मध्य प्रदेश 2016 स्थायीकरण योजना का लाभ इन कर्मचारियों को मिला है। श्रमायुक्त दर अंशकालीन राज्य शासन, श्रमायुक्त दर मानदेय राज्य शासन, श्रमायुक्त दर जॉब दर राज्य शासन। ये 3 प्रकार के कर्मचारी हैं। इनके लिए इन प्रकारों के कर्मचारियों के लिए न्यायालय में मुकदमा लगाएं या फिर जिन प्रकारों के लिए नियमितीकरण स्थायीकरण निर्णय हुए हैं उन प्रकारों में अपने प्रकार के बदलाव की मांग आप बारीक कमेटी में सदस्य बनकर रख सकते हैं। श्रमायुक्त दर पूर्णकालीन केंद्रीय योजना में काम करने वाले कर्मचारी, श्रमायुक्त दर अंशकालीन केंद्रीय योजना, श्रमायुक्त दर मानदेय केंद्रीय योजना, श्रमायुक्त दर जॉब दर केंद्रीय योजना। इन प्रकारों के कार्यरत कर्मचारी न्यायालय में मुकदमा लगाएं अथवा जिन प्रकारों के लिए नियमितीकरण स्थायीकरण निर्णय हुए हैं उन प्रकारों में अपने प्रकार के बदलाव की मांग बारीक कमेटी में सदस्य बनकर आप रख सकते हैं। आपको देखना होगा कि आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं। संविदा कर्मचारियों की बात करें तो इसमें भी आपके 4 प्रकार के संविदा कर्मचारी जो राज्य शासन के हैं और 4 प्रकार के आपके संविदा कर्मचारी केंद्रीय योजना में काम करने वाले कर्मचारी हैं। तो इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों की बात करते हैं। तो इसमें संविदा पूर्णकालीन, संविदा अंशकालीन, संविदा मानदेय और संविदा जॉब दर, ये राज्य शासन के कर्मचारियों के प्रकार हैं, जिसमें आपका संविदा पूर्णकालीन राज्य शासन नियुक्ति पत्र धारक रामचंद्र नेगी, संविदा शिक्षक नियमितीकरण सर्वोच्च न्यायालय 2017, इसके अनुसार इन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है। बाकी जो कर्मचारी हैं जिसमें राज्य शासन के अंशकालीन, मानदेय और जॉब दर संविदा कर्मचारी हैं, इन प्रकारों के कार्यरत कर्मचारी न्यायालय में मुकदमा लगाएं या फिर जिन प्रकारों के लिए नियमितीकरण स्थायीकरण निर्णय हुए हैं उन प्रकारों में अपने प्रकार के बदलाव की मांग आप बारीक कमेटी में सदस्य बनकर रख सकते हैं और अपने लिए स्थायीकरण योजना लागू करवा सकते हैं। आगे देख लेते हैं संविदा पूर्णकालीन केंद्रीय योजना, संविदा अंशकालीन केंद्रीय योजना, संविदा मानदेय केंद्रीय योजना और संविदा जॉब दर केंद्रीय योजना। इन प्रकारों
के कार्यरत कर्मचारी न्यायालय में मुकदमा लगाएं अथवा जिन प्रकारों के लिए नियमितीकरण स्थायीकरण निर्णय हुए हैं उन प्रकारों में अपने प्रकार के बदलाव की मांग बारीक कमेटी में सदस्य बनकर रख सकते हैं। जब तक आप संविदा पूर्णकालीन राज्य शासन के कर्मचारी नहीं होंगे तब तक आपको जो रामचंद्र नेगी प्रकरण है उसके तहत आपको नियमितीकरण का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। अब आप देख सकते हैं आउटसोर्स के भी इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें आपका आउटसोर्स राज्य शासन और आउटसोर्स केंद्रीय योजना। वहीं पर आपका प्लेसमेंट राज्य शासन, प्लेसमेंट केंद्रीय योजना, और ठेका कर्मचारियों का भी ठीक इसी प्रकार से है, ठेका राज्य शासन और ठेका केंद्रीय योजना। इन प्रकारों के कार्यरत कर्मचारी न्यायालय में मुकदमा लगाएं या फिर जिन प्रकारों के लिए नियमितीकरण स्थायीकरण निर्णय हुए हैं उन प्रकारों में अपने प्रकार के बदलाव की मांग बारीक कमेटी में सदस्य बनकर आप रख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है कि बारीक कमेटी में सदस्य बनाने की मांग सबसे पहले अनियमित कर्मचारियों को करनी पड़ेगी और उचित मांग आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए नियमितीकरण स्थायीकरण चाहते हैं तो या तो फिर आप कोर्ट में मुकदमा लगाएं या फिर अपने लिए उस प्रकार की मांग करें कि जिस प्रकार से आपका स्थायीकरण, संविलियन, नियमितीकरण संभव हो। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारी अपने प्रकार में बदलाव के लिए जैसे कि कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा दर में किस दर में मांग करें, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से जिन प्रकारों के समकक्ष काम करते हैं, जिस प्रकार का कार्य करते हैं, उन प्रकारों में अपने आप को बदलने का प्रस्ताव शासन के समक्ष ज्ञापन कमेटी में सदस्य बनकर या फिर न्यायालय में मुकदमा दायर करके उसके माध्यम से आप रख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं बारीक कमेटी की भूमिका के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण और संविलियन के लिए जो बारीक कमेटी गठित की गई है वह किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है। तो भाजपा के घोषणा पत्र 2024 मोदी की गारंटी के पृष्ठ क्रमांक 28 बिंदु क्रमांक 2 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियमित कर्मचारी के लिए बनी कमेटी में ही अनियमित कर्मचारी के पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इसमें घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है। इसके अनुसार बारीक कमेटी में 30 प्रकारों में से जिन प्रकारों के लिए न्यायालयों के द्वारा नियमितीकरण स्थायीकरण का कोई निर्णय नहीं हुआ है, दबाव बनाकर उन सभी प्रकारों में बदलाव की मांग रखनी होगी। जिन प्रकारों के लिए न्यायालय में नियमितीकरण या स्थायीकरण का निर्णय हुआ है उन प्रकारों को वही मांग नियमितीकरण अथवा स्थायीकरण कोई एक जो भी लागू हो कमेटी के समक्ष रखना सबसे अच्छा होगा। साथियों, उमा देवी 2006 का निर्णय नियम जो दिनांक 15 मार्च 2008 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है वह सभी को विदित है। इसी में जो निर्णय 2024 में जग्गू प्रकरण के अंतर्गत निर्णय हुआ है वह भी आप सभी जानते होंगे। संविदा शिक्षा कर्मियों का 2018 में संविलियन हुआ है। नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं इन कर्मचारियों को दी गई हैं। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है, इनका केवल संविलियन किया गया है। साथियों, मैं आपको श्रम दर का जो 11 पेज का निर्णय 2024 में मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को सारांश सहित इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं। स्थायीकरण का सारांश ये है कि खुर्शीद खान और अन्य ने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2016 में लाई गई स्थायी कर्मी योजना के अंतर्गत बेस्थायी कर्मी बनाए गए थे और इस स्थायीकरण से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में 2006 के उमा देवी प्रकरण के अंतर्गत स्थायीकरण के स्थान पर नियमितीकरण की मांग कर दी गई, जिस पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दिनांक 8 फरवरी 2023 को नियमितीकरण के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य दस्तावेज आधार माना गया। नियुक्ति पत्र नहीं होने की वजह से 1980 से काम करने वाले कर्मचारी को नियमितीकरण के लिए अयोग्य घोषित करके केस खारिज कर दिया गया, जबकि आवेदक पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता, रिक्त पद उपलब्ध होने पर अपनी सेवाएं दे रहा था। चूंकि खुर्शीद खान एवं अन्य जो 2016 में स्थायीकरण किए गए वह सभी दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, आकस्मिक श्रमिक के रूप में बिना रिक्त पद और बिना किसी नियुक्ति आदेश के औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत 1961 एवं 1963 के नियमों में श्रमिक होने के कारण स्थायी कर्मी बनाए गए। उच्च न्यायालय ने सरकार की इस योजना को सराहकर अंतिम टिप्पणी में संविलियन के पश्चात स्थायी कर्मियों को नियमितीकरण जैसी सुविधा उपलब्ध होने का कथन कहा था।
साथियों, विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों में बहुत से निर्णय नियमितीकरण को लेकर दिए गए हैं, लेकिन उनका उल्लेख यहाँ पर करना इसलिए मैं उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि इसमें से अधिकांश निर्णय 1997 से पूर्व से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दिए गए अथवा उमा देवी प्रकरण 2006 के अंतर्गत दिए गए हैं, जो शेष 26 प्रकारों के अनियमित कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हैं। यहाँ पर अंतिम सुझाव मैं आपको यह देना चाहूँगा कि किसी भी न्यायालय के नियमितीकरण या स्थायीकरण के निर्णय को सभी 30 प्रकार के अनियमित कर्मचारियों के लिए लागू नहीं मानना चाहिए। ऐसे न्यायालय निर्णय में आप आवश्यक रूप से ये देखें कि वह निर्णय किस प्रकार के अनियमित कर्मचारियों के लिए दिया गया है, आप उस प्रकार के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं आते हैं। साथियों, यदि किसी भी न्यायालय में शेष 25 प्रकार के पक्ष में कोई निर्णय आया हो तो उसके निर्णय की एक कॉपी आप मुझे आवश्यक रूप से उपलब्ध करा सकते हैं ताकि उस पर भी मैं वीडियो अनियमित कर्मचारियों के हित में बना सकूं। तो साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि कितने प्रकार के अनियमित संविदा, श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिक कर्मचारी आते हैं। सभी 30 प्रकारों के जो उप प्रकार हैं उसके बारे में मैंने आपको वर्गीकरण के माध्यम से इसमें जानकारी आपको बताई है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि उमा देवी प्रकरण जो है वह किन कर्मचारियों के लिए दिया गया था, किन का स्थायीकरण संविलियन संभव है और किन कर्मचारियों को अपने लिए क्या मांग करना चाहिए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में जो बारीक कमेटी का गठन किया गया है उसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, सबसे पहले उनको जो शामिल उसमें नहीं हुए हैं अभी तक, उनको उस कमेटी में अपने पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए मांग करना चाहिए और फिर इसके बाद कर्मचारियों के प्रकार के अनुसार उचित मांग शासन के समक्ष रखना चाहिए ताकि उनकी जो उचित मांग है उसको सरकार बिना किसी कानूनी बाधा के पूरा कर सके। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छे से आप समझ गए होंगे कि अनियमित कर्मचारियों में कितने प्रकार हैं, किस प्रकार के कर्मचारी को क्या मांग शासन के समक्ष रखना है। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपने प्रकार के बारे में समझ सकें। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, अभी के लिए दी इजाज़त, धन्यवाद।